हेलो प्रिय छात्राओं, मैं हूं अमकेपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जो पेपर लेकर आए हैं वो कक्षा 12 का पेपर है, वर्ष 2020 का है और इतिहास का बोर्ड परीक्षा का पेपर है ये। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सी सूचनाएं इस पर अंकित की गई हैं। इस पर रोल नंबर है, आपको अपना अनुक्रमांक अंकित करना होगा। फिर हम देखेंगे कि इसमें 7 प्रश्न हैं, तो आप एक बार प्रश्न पत्र में ज़रूर काउंट कर लें कि आपके पास में 7 पृष्ठ वाला ही प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है और इसके साथ एक भारत का मानचित्र भी आपको प्राप्त होगा। फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र है, जिस तारीख को आप पेपर दे रहे हैं वही पेपर है ना, तो इसका भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। और फिर उसके देखेंगे 3 घंटे का हमें समय प्राप्त होगा और इसका जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है, 100 अंक का है। और क्योंकि इस प्रश्न पत्र को हमने 3 घंटे में ही लिखना है और इसी प्रकार से हमें अपने सभी क्वेश्चंस का मैनेजमेंट करना है और उसी हिसाब से हमने अपने उत्तर लिखने हैं ताकि 3 घंटे में हमारा पूरा प्रश्न पत्र लिखा जा सके। अब हम बात करते हैं, मुख्य रूप से हम देखेंगे निर्देशों के अनुसार हम देखते हैं इस प्रश्न पत्र में 22 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो जिस समय आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसके सामने आप देखना है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 2 अंक में है या 5 अंक में है या 7 अंक में है, उसी के हिसाब से आपने लिखना है। फिर आप देखेंगे कि 2 अंक का जो क्वेश्चन होगा उसको आप 50 शब्दों में उसका उत्तर लिखेंगे और जो 5 अंक का होगा उसमें आप 150 शब्दों में उसका उत्तर लिखेंगे। फिर आप 7 अंक के क्वेश्चन में आप 250 शब्दों में अपना उत्तर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपने अपने उत्तर को अभी से तैयार करके चलना है कि 2 अंक में कितना 2 अंक में जो 50 शब्द हैं वो किस प्रकार से बिल्कुल एकदम सटीक उत्तर आपका होना चाहिए। 5 अंक में फिर आपका 5 जो अंक का क्वेश्चन होगा उसमें 150 शब्दों में उत्तर आप लिखेंगे तो किस प्रकार से उस उत्तर को लिखेंगे। इसी प्रकार से 7 अंक का जो क्वेश्चन होगा उसमें 250 शब्दों में आपने अपना उत्तर लिखना है तो किस प्रकार से आप लिखेंगे। ये चीज़ें आपको अभी से तैयार कर चलनी पड़ेंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ड्राफ्टिंग करेंगे, जितना आप ज़्यादा लिख करके देखेंगे, उसी तरह से आपकी तैयारी रहेगी। फिर नेक्स्ट निर्देश हमारा है मानचित्र। तो मानचित्र आप देखेंगे कि आपके पास जो मानचित्र प्राप्त हुआ है उस पर भी आप सबसे पहले अपना अनुक्रमांक लिखेंगे और जो कक्ष निरीक्षक हैं उसके हस्ताक्षर होंगे और जो परीक्षा केंद्र की मोहर भी उस पर लगी हुई होनी चाहिए। ये सब चीज़ें उस पर अंकित हो जाएं और उसके पश्चात आप अपना क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका में अपना मानचित्र उसी जगह संलग्न करें जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 22 सबसे लास्ट का होगा, तो वहीं पर आप अपना मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे, संलग्न करेंगे। फिर उसके पश्चात हम अगला जो निर्देश है, जहाँ कहीं आवश्यक हो स्टेशिलो अथवा सांचों को रेखा मानचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो आप किसी प्रकार का कोई डायग्राम और रेखा चित्र भी बना सकते हैं उत्तर पुस्तिका के अंदर, लेकिन आप उसको ज़्यादा कलर नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही उपयोग करेंगे। उसमें ही आप अपनी सारी सूचनाएं देने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट अगला निर्देश है इसमें कि प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो इस सीरियल से करने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। आज हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट है, प्रथम भाग है और प्रथम भाग में हमारा जो होगा पुरातत्व और प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। यह प्रश्न पत्र 2020 का है, 2020 का प्रथम भाग है। द्वितीय भाग में हम मध्यकाल कराएंगे, तृतीय भाग में हम आधुनिक भारत का कराएंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न पत्र के 3 भाग आएंगे और आप इसको बारी बारी से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पाई लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। 2 अंक में है ये और इसमें आपको 50 शब्दों में अपना उत्तर लिखना है, लेकिन हम यहाँ आपको ज़्यादा बताएंगे। प्रारंभ करते हैं। आप सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका पर हेडिंग डालेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि, ये आप हेडिंग डाल देंगे ब्लैक पेन से। फिर इसके पश्चात आप प्रारंभ करेंगे कि सिंधु लिपि जो साक्ष्य मिले हैं, अभी तक जो सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले हैं उसमें सर्वाधिक हमें ये पता चलता है कि ये जो लिपि है ये चित्रात्मक एवं भावात्मक लिपि है। तो सबसे पहली विशेषता क्या होगी, क्या है, ये लिपि जो है चित्रात्मक और भावात्मक है, चित्रात्मक और भावात्मक। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि ये जो लिपि है सिंधु लिपि का सबसे पुराना जो नमूना है हमें 1853 में मिला था। 1853 में सबसे पहले जो इसका सबसे पुराना नमूना मिला था और 1923 में ये लिपि प्रकाश में, यानी कि इसको समझ पाए कि भाई एक लिपि है। इस प्रकार से फिर ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। अगला पॉइंट हम बनाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। और इसमें जो अगली लाइन लिखेंगे हम इसमें जो चिन्हों की संख्या हमें प्राप्त हुई है लगभग 375 से 400 इसमें चिन्ह प्राप्त हुए हैं।
चिन्हों की संख्या जो प्राप्त हुई 375 से 400 चिन्ह इसमें प्राप्त हुए हैं। इसकी यह जो लिपि है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं से बाईं यह लिपि लिखी जाती है। ठीक है जी, इस प्रकार से। और इस लिपि के जो कहाँ कहाँ से मिली है, ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर यह लिपि देखने को मिलती है। और जैसे कि मोहरों पर विभिन्न अनेक संकेत मिले हैं, लिखे हुए मिले हैं, चिन्ह मिले मोहरों पर। तांबे के औजारों पर मिले हैं, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अच्छा जी, जो मर्दभांड मिले हैं, मर्दभांडों पर मिले हैं। और मिट्टी की जो पट्टिका हैं, कुछ लघु पट्टिकाएँ प्राप्त हुई हैं, उन पर इसके संकेत मिले हैं, आभूषण पर मिले हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सूचना पट वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, उन सूचना पटों पर भी हमें इस लिपि के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से ये था हमारा हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं उसका उत्तर। तो आप इसमें लिख सकते हैं, एक लाइन में पॉइंट बना करके आपको उसको लिखेंगे कि ये लिपि जो चित्रात्मक एवं भावात्मक लिपि है। इस लिपि का जो सबसे पुराना नमूना 1853 में सामने आया था। फिर ये लिपि जो प्रकाश में 1923 में आई, और इस लिपि में जो चिन्हों की संख्या है वो 375 से 400 इसमें चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। और हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं पर ये चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मोहरों पर, तांबे के औजारों पर, मर्द भांडों पर, आभूषणों पर, लघु पट्टिकाओं पर, विभिन्न प्रकार के सूचना पटों पर इसके चिन्ह प्राप्त हुए हैं। लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभिलेख किसे कहते हैं। देखो, अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेखों से मतलब हमारा होता है, हमारा अभिप्राय है लिखित साक्ष्यों से। अभिलेख से मतलब हमारा लिखित साक्ष्यों से, जो लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम देखते हैं कि जितने भी प्राचीन कालीन शासक हुए हैं, उन सभी शासकों के द्वारा अपने शासनकाल के समय विभिन्न प्रकार के अभिलेख लिखवाए गए हैं। यह अभिलेख विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये गुहालेख अभिलेख हो सकते हैं, स्तंभ अभिलेख हो सकते हैं, ताम्रपत्र अभिलेख हो सकते हैं, और अन्य प्रकार के अभिलेख हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभिलेखों के बारे में हम देख सकते हैं कि जो अशोक के काल के जो अभिलेख हैं, उनसे हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि अशोक की जो शिलालेख उससे हमें मौर्यकालीन राजनीति के बारे में पता चलता है, आर्थिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, संस्कृति के बारे में पता चलता है, और साम्राज्य क्षेत्र के बारे में पता चलता है। हमें अशोक की सीमाओं के बारे में पता चलता है, और राजा के द्वारा जो जो निर्देश दिए जाते थे उनकी जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि अशोक के अभिलेख थे, उनको यहाँ पर इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अभिलेख लिखकर आप उसके नीचे ऐसे ये डायग्राम बना दें, और उसमें क्या है, 3 प्रकार के लेख हैं ये, शिलालेख, ठीक है जी, स्तंभ लेख और गुहा लेख। यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, शिलालेख, फिर आप लिखेंगे स्तंभ लेख और फिर गुहा लेख। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो हमारा सिर्फ 50 शब्द में है, इसको 50 शब्द में ही हमने लिखना है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अभिलेखों से अभिप्राय हमें लिखित साक्ष्यों से है। प्राचीन शासकों के द्वारा जो भी अपनी सूचनाएं जनता तक और अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों का उपयोग किया जाता था, उस पर जो लिखित साक्ष्य दिए जाते थे वो अभिलेख कहलाए। और ये माध्यम कितने प्रकार, कई अनेक प्रकार से के होते थे, जैसे कि स्तंभ अभिलेख, गुहा अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख, अन्य इत्यादि आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं अशोक का, कि अशोक के अभिलेख हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के अभिलेख थे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, जिसमें हमें अशोक की राजनीति के बारे में पता चलता है, उसके आर्थिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, वहाँ की मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में पता चलता है, अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में पता चलता है, उसकी सीमाओं के बारे में पता चलता है, यानी अशोक साम्राज्य की सीमाओं के बारे में पता चलता है, और राजाओं के द्वारा जो उसने निर्देश दिए गए थे, यानी कि एक राजा होते हुए जो उसने अपनी प्रजा के लिए जो निर्देश दिए थे, उनके बारे में जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तो इस प्रकार से हम इसको, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांत की, तो हम देखते हैं कि जो जैन धर्म है वो परम अहिंसावादी है, और यहाँ पर जो जैन मुनि हैं या जैन अनुयायी हैं, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे कि जीव हत्या न हो। तो जैन सिद्धांत के अनुसार यह माना गया है कि प्राणी मात्र के प्रति मन, देखो क्या है, मन से, वचन से और क्रम से, ठीक है, मन, वचन और क्रम से कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसा आचरण नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि असंयत आचरण नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि हिंसा हो। सबसे पहले आप यही हेडिंग डालेंगे, मतलब ये आप फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांत, हेडिंग डालेंगे, और उसमें लिखेंगे कि जैन धर्म में प्राणी मात्र के प्रति मन, वचन और क्रम, 3 चीज़ों, मन, वचन और क्रम से भी कोई असंयत आचरण न हो। यदि असंयत आचरण होता है तो वह हिंसा है।
लेकिन ऐसा माना गया है कि दैनिक कार्यों में विभिन्न प्रकार की हिंसाएं हो सकती हैं। उससे बचने के लिए यहाँ पर जो जैन अनुयायी हैं या जैन मुनि हैं उनके द्वारा मुख पर पट्टी बांधी जाती थी। नाक और मुख पर वो एक पट्टी बांध कर रखते थे ताकि कोई कीटाणु श्वास लेते हुए हमारे वायु के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर न चला जाए और हिंसा होगी, क्योंकि उसकी हत्या हो जाएगी और वह हिंसा मानी जाएगी। इस प्रकार से कहा गया कि जो जैन अनुयायी थे या जैन मुनि जो होते थे वो अपने नाक और मुख पर एक पट्टी बांधते थे। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि जो जैन मुनि होते थे जिस समय वो चलते थे तो अपने सामने झाड़ू लगाते हुए चलते हैं, और झाड़ू लगाते हुए इसलिए चलते हैं कि यदि ताकि कोई जीवाणु, कोई कीट उनके पैर के नीचे आकर के उसकी हत्या न हो जाए और इस प्रकार से कोई हिंसा न हो जाए। उससे बचने के लिए वह अपने सामने से झाड़ू के द्वारा वह साफ कराते हुए चलते थे। और कुछ जैन मुनि तो पानी छान कर ही भी पीते थे, और विभिन्न प्रकार की कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी जिनमें जीवाणु या कीटाणु होने की संभावनाएं होती थी, उनको खाने पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जैन धर्म है उसमें वह परम अहिंसावादी है और परम अहिंसावादी सिद्धांतों पर चलने वाला धर्म है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ये भी 2 अंक का है, इसमें 50 शब्दों में इसका उत्तर हमने लिखना है। इसमें आप शुरुआत कर सकते हैं कि जैन धर्म है, जो जैन धर्म के जो संस्थापक है महावीर स्वामी को माना गया है, और जैन धर्म की जो 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में, इस प्रकार से दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे जैन धर्म का अहिंसावादी सिद्धांत। तो उसमें आप पॉइंट बना करके ये चीज़ें दे देंगे कि मन, क्रम, वचन से भी प्राणी मात्र के प्रति कोई असंयत आचरण नहीं किया जाना चाहिए। परम सिद्धांत तो यही है इसमें, और इसको आप अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक पेन से, और फिर बाकी चीज़ें आप इसके बाद में लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप 50 शब्दों में इसका उत्तर लिख देंगे। ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 अंक में है ये। और हड़प्पाई नगरों में जल निकास प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है, क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर हम लिखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें एक हेडिंग डालेंगे, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली, इसमें डाल दिया है। फिर आप इसमें लिखना शुरू करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, और इसमें सबसे अनूठी जो विशेषता हमें दिखाई देती है वह देती है जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की जैसी जल निकास प्रणाली उसके समकालीन अन्य किसी भी सभ्यता में नहीं दिखाई देती। समकालीन कौन सी? जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इस प्रकार के अन्य सभ्यता में किसी सभ्यता में भी हमें इस प्रकार की जल निकास प्रणाली हमें नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं जल निकास प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। हम देखते हैं कि जो नालियाँ थीं, प्रत्येक घर से यहाँ पर नालियाँ निकली हुई मिली हैं। चाहे आप जितने भी घरों की वहाँ पर उत्खनन हुआ है, खुदाई हुई है, उसमें पाया गया है कि प्रत्येक घर से जल निकासी के साक्ष्य मिले हैं। और जो नालियाँ बनी होती थी वो गलियों में, रास्तों के किनारे किनारे बनी हुई होती थी, और वहाँ से वह मुख्य मार्ग की ओर जाते हुए जुड़ जाती थी। सड़कें एवं गलियों के साथ साथ जल निकासी की नालियाँ बनाई जाती थी। ये पॉइंट हम लिखेंगे, सड़कें एवं गलियों के साथ साथ जल निकासी की नालियाँ बनाई जाती थी। तो ये हमें दिखाई देता है। मुख्य सड़कों के दोनों ओर बनी नालियाँ, जो मुख्य सड़कों के दोनों ओर बनी नालियाँ पत्थरों और शिलाओं से ढक दिया जाता था, यानी कि नालियों को शिलाओं से ढक दिया जाता था। और जो नालियाँ होती थी वो पक्की बनी हुई होती थी, ईंटों से बनी हुई होती थी और पत्थरों से उसको ढका जाता था। नालियों की सफाई और कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में मौके यानी कि मेन होल भी बनाए गए थे। नालियों में बीच बीच में गड्ढे बनाए गए थे ताकि जो पानी के साथ में जो गंदगी आती है वो गड्ढे में भर जाती है और पानी उससे ऊपर होते बाहर निकल जाता है। तो बीच बीच में मौके, उनको बोला गया मौके, यानी कि मेन होल बनाए गए थे। प्रत्येक घर की एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था ताकि घर का गंदा पानी गली की नाली में निकाला जा सके। ये देखते हैं हम। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो निकास प्रणाली थी वह अन्य सभ्यताओं से श्रेष्ठ थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि राजस्थान में जो कालीबंगा है, राजस्थान में कालीबंगा से भी हमें लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं, और इस प्रकार की नालियाँ भी कहीं और नहीं मिली हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वहाँ पर लकड़ी की नालियाँ क्यों बनाई गई थी? क्योंकि राजस्थान में जिस स्थान पर कालीबंगा है, गंगानगर जिले में, वहाँ पर पूरी तरह से रेगिस्तानी एरिया है, और रेगिस्तान यानी कि वहाँ पर रेत है, और पानी जो है रेत में जमा होते रहता था, और इससे क्या होता था कि वहाँ पर दलदल बन जाती थी, कीचड़ बन जाता था, क्योंकि पानी बाहर नहीं निकल पाता था। नालियाँ बना करके पानी को बाहर नहीं निकाला जा सकता था, पानी सीधा रेत के अंदर पहुंचता रहता था। इसलिए लकड़ी की नालियाँ बनाई गई, और लकड़ी की नालियाँ बना करके पानी को बस्ती से बाहर निकाला जाता था।
तो कालीबंगा में लकड़ी की नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता वो कितनी एडवांस है, अन्य समकालीन सभ्यताओं से वो बहुत ज़्यादा एडवांस हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमारा ये 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी हमारा पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी का, यह अथवा में है, हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते थे। इसका उत्तर हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसमें हेडिंग डालते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन। तो उसमें हम कुछ पॉइंट लिखते हैं, इसमें पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते जाइए। हम देखते हैं कि शिल्प कार्यों में मन के बनाना, कौन कौन से कार्य होते हैं, शिल्प कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य वहाँ पर होते थे। शिल्प कार्यों में कौन, मन के बनाना, शंख की कटाई करना, धातु क्रम करना, मोहर का निर्माण करना, बाटों को बनाना, इस प्रकार के कार्य यहाँ पर शिल्प कार्यों में आते थे। और किस स्थान पर हमें शिल्पकारिता के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता के चंदूड़ो नगर में इस प्रकार के हमें कारखाने प्राप्त हुए हैं जहाँ पर शिल्प कार्य उत्पादन कार्य किया जाता था, यानी कि शिल्प उत्पादन के कार्य किए जाते थे। इस प्रकार के साक्ष्य हमें चंदूड़ो से मिले हैं। चंदूड़ो से हमें मन के बनाने के कारखानों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अब उसके पश्चात हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मनकों के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री, मनकों के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री, ऐसे हेडिंग डालेंगे, मन के बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री, है ना, मन के बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री, इस प्रकार से हम इसमें हेडिंग डालेंगे एक। और उसमें फिर सामग्री हम लिखेंगे कार्लिनियन। कार्लिनियन क्या होता है, ये सुंदर लाल रंग का एक पत्थर होता है, सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है कार्लिनियन। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी जैसे पत्थर होते थे। इसके साथ साथ कुछ धातुएं होती थी जैसे कि तांबा, आप श्रेणी बना लेंगे, पत्थर लिखेंगे, पत्थर, तो पत्थर कौन कौन से होते थे उसके सामने लिख देंगे कार्लिनियन जो कि सुंदर लाल रंग का पत्थर होता था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, ये पत्थर की श्रेणी में आते हैं। फिर आप इसमें अगला हेडिंग रखें धातु। तो धातु की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, तांबा, कांसा, सोना, तांबा, कांसा, सोना, ये धातु की श्रेणी में आ गए। फिर उसके पश्चात में जैसे कि कुछ अन्य चीज़ें, शंख, फयांस, पक्की मिट्टी आदि का प्रयोग मन के बनाने के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार की यहाँ सामग्री की हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ मन के 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ करके बनाए जाते थे। कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे, यानी कि उनके ऊपर सोने का टोप लगा दिया जाता था। और जो मन के मिलते थे, मन को इसमें देखो 2 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से कि मन के किस प्रकार से बनाए जाते थे और किस चीज़ के होते थे, उसमें भी उत्तर तैयार हो जाता है आपका। तो मनकों का आकार, आप फिर हेडिंग डालेंगे मनकों का आकार। मन के होते थे चक्राकार होते थे, बेलनाकार होते थे, गोलाकार होते थे और ढोलाकार होते थे, यानी कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, ये मनकों के आकार होते थे। मन के बनाने की तकनीकी जो होती थी, मन के बनाने की जो तकनीकी होती थी उसमें हेडिंग डाल देंगे मन के बनाने की तकनीकी। मन के जो होते थे सेलखड़ी के चूर्ण के लेप के सांचों में ढालकर बनाए जाते थे। और कार्लिनियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर बनाया जाता था, यानी कि इन सब चीज़ों को तैयार करके और उसमें पत्थर लगा करके, कलर लगा के, वो सब कच्चा जो था पीला रंग लगा करके उसको फिर क्या करते थे, आग में पकाते थे। उस तरह से मन के तैयार होते थे। पत्थरों के पिंडों को पहले पूरी अच्छी तरह से सांचे में बना करके उसको तराश करके उनको आकार में लेकर के तोड़ा जाता था। और फिर जो बारीक वो होते थे, सल्क होते थे, उनको निकाल करके उनके ऊपर पॉलिश की जाती थी, उनकी घिसाई की जाती थी और फिर उनके अंदर जो छेद किए जाते थे तब जा करके वो तैयार होते थे। इस प्रकार से मन के बनाए जाते थे। ये सभी क्या है कि शिल्प उत्पादन के अंग हैं। अब बात आती है सूची की, सूची बनाई जाती है। तो इसमें आप बना सकते हैं कि शिल्प उत्पादन की सूची, शिल्प उत्पादन की सूची बना करके वही नाम दे देंगे जो अभी आपने दिए थे, कार्लिनियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, पत्थर, तांबा, कांसा, सोना, शंख, फयान, पक्की मिट्टी, ये सब जो है कच्ची सामग्री की सूची है। शिल्प उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री की सूची है ये, तो ये आप दे देंगे। इस प्रकार से आप तैयार करेंगे सूची, लिख करके सूची, कच्चे सामान की, कच्चे माल की सूची, और सूची में बना करके ऐसे फिर आप यहाँ लिखते जाएंगे, ऐसे इसमें आप लिखते जाएंगे जी कार्लिनियन, ठीक है जी, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, ठीक है जी, पत्थर विभिन्न प्रकार के। फिर आगे आप इसमें भी सूची बना दीजिए अलग अलग कि ये पत्थर हैं, ये धातु हैं, ये अन्य हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं तैयार। ये 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं की चर्चा कीजिए। ये 7 अंक में है ये क्वेश्चन और इसमें 250 शब्द हमें लिखने होंगे। तो
हम देखते हैं कि मौर्य, इसमें हमारे से पूछा गया कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें हमने विशेषताएं देनी है, तो आप इसमें हेडिंग डाल देंगे मौर्य प्रशासन, और उसके बारे में पहले आप थोड़ा सा लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे जो शासन का सर्वोच्च प्रधान जो होता था, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो स्थान होता था वह सम्राट का होता था। शासन का सर्वोच्च प्रधान कौन होता था? सम्राट होता था। तो इसमें आप पहली लाइन लिखें, शासन का सर्वोच्च प्रधान सम्राट होता था और संपूर्ण सत्ता सम्राट में निहित होती थी। संपूर्ण सत्ता एवं शक्ति सम्राट में निहित होती थी, लेकिन फिर भी वह स्वेच्छाचारी नहीं होता था। मेन विशेषता ये है हमारे इसमें मौर्य प्रशासन की विशेषताओं में। इसमें क्या होता था कि इसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, और जो राजा होता था यानी कि जो सम्राट होता था वह परंपराओं के को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लेता था। विधान के कार्य, जो न्याय के जो कार्य करता था वह परंपराओं को ध्यान में रखकर करता था। इस चीज़ का हमने यहाँ पर ध्यान रखना है। हम देखते हैं कि जो मौर्य सम्राट है वह उसमें हमेशा लोक कल्याणकारी कार्य करता रहता था। यानी कि जो मौर्य सम्राट होता था वह लोक कल्याण कार्य करता था। उसका जो मूल उद्देश्य होता था लोक कल्याणकारी करना होता था। लोक कल्याणकारी करना उसका मूल उद्देश्य होता था सम्राट का। ठीक है जी। जैसा कि हमें अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है, अन्य जितने भी जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उसमें लिखा गया कि सभी संतान मेरी मतलब प्रजा की सभी जो लोग हैं जो मेरी संतान हैं, प्रजा जो भी प्रजा है वो मेरी संतान के समान है, ऐसा अशोक ने अपने अभिलेखों में लिखा है। इसलिए वो लोक कल्याण को ज़्यादा महत्व देता था। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो शासन को चलाने के लिए सम्राट के पास में एक मंत्री परिषद होती थी, एक परिषा होती थी, कुछ अधिकारी होते थे जिनको तीर्थ कहते थे, और कुछ यहाँ पर अन्य जो अधिकारी होते थे वो पूरी तरह से शासन को चलाते थे। पहले तो क्या था कि पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए यहाँ पर पूरे उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। केंद्रीय शासन, प्रांतीय प्रशासन और नगर शासन और ग्राम प्रशासन, इस प्रकार से विभाजन था इसका। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत यहाँ पर राजा होता था, और राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, अमात्य होते थे। ठीक है जी, अमात्य होते थे। अब यहाँ पर राजा चाणक्य ने भी कुछ अंग बताए गए हैं, राज्य के लिए 7 अंग बताए गए हैं, जो कि यहाँ पर मौर्य प्रशासन की हमें प्रमुख विशेषताओं में दिखाई देता है। तो चाणक्य के द्वारा 7 अंग हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। राजा, 7 अंगों में क्या कहा उसने? राजा होना चाहिए। एक राज्य के लिए क्या होता है? राजा होता है। अमात्य होते हैं, अमात्य मतलब अधिकारी वगैरह होते हैं जो, ठीक है जी। फिर उसके बाद में जनपद होता है, जनपद ये हो गया। फिर उसके बाद में दुर्ग, एक राज्य के पास दुर्ग भी होना चाहिए। कोष होना चाहिए, कोष माने धन होना चाहिए उसके पास, और उसके पास अपनी सेना होनी चाहिए। और मित्र होना चाहिए, मित्र, राज्य के पास में मित्र भी होने चाहिए, यानी कि मित्र राष्ट्र भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से चाणक्य के द्वारा 7 अंग बताए गए हैं। यह सभी हमें अशोक के प्रशासनिक विशेषताओं में भी दिखाई देता है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे मंत्री परिषद। यहाँ पर मंत्री परिषद, एक इसके प्रशासन क्या होती है? एक मंत्री परिषद होती है, और इस मंत्री परिषद में 12 से 20 मंत्री होते हैं जो कि शासन चलाने में राजा की सहायता करते थे। प्रत्येक मंत्री को 12,000 पर्ण मिलता था वेतन। ठीक है, 12,000 पर्ण इसको वेतन मिलता था प्रत्येक मंत्री को यहाँ पर, और वार्षिक वेतन मिलता था। ये पर्ण मौर्य की मुद्रा थी। जो पर्ण है ये मौर्य साम्राज्य की मुद्रा थी, यानी कि वहाँ की मॉनेटरी थी, सिक्का था वहाँ का, ये रुपया बोलते इसके, ऐसा था वहाँ पर। तो ये मंत्री परिषद थी। फिर इसके बाद में क्या होता है? मंत्री परिषद के बाद में हम अमात्य देखते हैं। वहाँ पर अमात्य होते थे, अमात्य मंडल बोला गया जिसको, अमात्य मंडल होता था एक। ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे आप, अमात्य मंडल। अब इसमें लिखेंगे केंद्रीय शासन के अनुसार इन्हें कई विभागों में बांटा जाता था, जिन्हें तीर्थ कहते थे। इसको क्या कहते थे? तीर्थ कहा जाता था। जितने अमात्य होते थे इनको तीर्थ कहा जाता था। जो विभागाध्यक्ष होते थे, यानी कि विभागों के जो अध्यक्ष होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ जो हैं यहाँ पर कौटिल्य के अनुसार 18 तीर्थ यहाँ पर बताए गए हैं कि मौर्य शासन में 18 तीर्थ थे। 18 तीर्थ यानी कि 18 विभाग थे यहाँ पर, उन विभागों का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष। इसमें जैसे कि हम महत्वपूर्ण कुछ आपके सामने बताते हैं। जैसे कि मंत्री पुरोहित होता था, प्रधानमंत्री होता था, ये प्रमुख धर्माधिकारी होता था। दूसरा सन्निधाता होता था, ये राज्य के कोषाध्यक्ष होता था। समाहर्ता, ये कर संग्रहण करता होता था। युवराज, राजा का अधिकारी होता था। सेनापति, ये सेनाध्यक्ष होता था, यानी कि सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता था। नायक जो होता था सेना का संचालक होता था। व्यवहारिक, ये दीवानी न्यायालय देखता था।
प्रतिष्ठा ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, यानी कि व्यवहारिक जो होता था वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, और प्रतिष्ठा जो होता था वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष एक मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक होता था जो उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। प्रशासता राज्य के आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला होता था। एक दंडपाल होता था जो सैन्य सामग्री का प्रबंध करता था। एक दुर्गपाल होता था जो दुर्गों का प्रबंधन करता था, देश के अंदर जितने भी दुर्ग होते थे उनका सबका प्रबंध करता था। एक अंतपाल होता था जो सीमावर्ती दुर्गों को देखता था। एक नागरिक होता था जो नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। फिर अंतर्वर्षिक होता था जो सम्राट का अंगरक्षक होता था। द्वारिक होता तो राजमहल का प्रबंधक होता था और देखभाल करने वाला होता। फिर एक होता था आठविक जो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इस प्रकार से ये केंद्र में 18 तीर्थ होते थे, विभागाध्यक्ष होते थे। आपको इनको सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसमें लिखेंगे, पहले आप राजा की हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद में पहले आप लिखेंगे राजा के बारे में बता देंगे, ठीक है जी, राजा जो होता था। फिर उसके बारे में आप बता देंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में बताएंगे, यहाँ मंत्रिपरिषद के बारे में लिख देंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद में आप लिख देंगे यहाँ पर अमात्य के बारे में लिख देंगे, अमात्य। तो आप उनके बारे में लिखना है, पूरे 18 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास में समय वहाँ पर सीमित होगा, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि 18 तीर्थ कौन से हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका प्रांतीय प्रशासन आता है, प्रांतीय प्रशासन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता बताएं। इसमें इसने ये नहीं कहा कि केंद्रीय प्रशासन बताना, इसमें कहा है इसमें मौर्य प्रशासन, तो हमने सभी बताने पड़ेंगे। तो प्रांतीय प्रशासन में क्या होता था कि देखते हैं यहाँ पर हमें 5 प्रांत दिखाई देते हैं। मौर्य प्रशासन, प्रशासनिक सुविधा को लिए मौर्य साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में बांटा गया था, विभिन्न इकाइयों में बांटा गया था जिनको प्रांत कहते थे, और प्रांत का जो प्रमुख होता था उसको कुमार कहते थे। प्रांत का प्रमुख क्या कहलाता था, कुमार। प्रांत का प्रमुख जो होता था कुमार होता था, और यह कुमार या तो किसी राज परिवार से होता था या बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति होता था जिसको प्रांत का कुमार नियुक्त किया जाता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 प्रांत थे, मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभक्त किया गया था, बांटा गया था, 5 प्रांत थे यहाँ पर। अब ये 5 प्रांत कौन कौन से हैं देखते हैं। उदीच्य, सबसे पहले हम बात करते हैं उदीच्य की। उदीच्य, उत्तरापथ यानी कि तक्षशिला, इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, तक्षशिला इसकी राजधानी थी, तक्षशिला। फिर दूसरा है अवंती, अवंती, आप भी साथ साथ नोट्स बनाते जाइए इसके, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ लिखते जाइए। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, उज्जैनी। और कलिंग, फिर राजधानी एक कलिंग राज्य था, कलिंग, कलिंग की राजधानी तौसली थी, तौसाली, तौसाली। और फिर था दक्षिणापथ, दक्षिणापथ, जो दक्षिणापथ है यहाँ पर, दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी है, सुवर्णगिरी। और फिर है प्राच्य, प्राच्य, प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र। ये राज्य साम्राज्य की राजधानी भी थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रांतों में ये वो जो मौर्य साम्राज्य था 5 प्रांतों में विभक्त था, और जो प्रांत का प्रमुख होता था वो राज्यपाल कहलाता था जो कुमार होता था, ठीक है जी। फिर इसके बाद में मंडलों में विभक्त हो जाता, जो प्रांत थे वो किस में विभक्त होते थे, मंडल में, प्रांत मंडल में विभक्त हुआ। और मंडल का विभाजन, प्रांत का विभाजन मंडल में होता है। मंडल का प्रमुख अधिकारी प्रतिष्ठा कहलाता, ये प्रादेशिक के बोलते थे, मंडल के अधिकारी को प्रादेशिक बोलते थे, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता, जैसे कमिश्नर होता है ना जो, वो प्रादेशिक होता था। फिर मंडल का विभाजन यहाँ पर विषय के रूप में क्या है, विषय बोला गया, विषय, विषय बोलते थे जनपद को, जिले को बोला गया, जो जिला होता था, जिला, जिला यहाँ पर बोला गया विषय को। और जिले का प्रमुख अधिकारी कहलाता था विषयपति या स्थानिक कहा जाता था। फिर उसके नीचे होता है यहाँ पर स्थानीय, 800 गांव का समूह होता था। फिर द्रोणमुख होता है, फिर खारवटिक होता है, फिर संग्रहण होता है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, गांव होती है, ग्राम होती है, ठीक। गांव का जो प्रमुख होता था उसको ग्रामीणी कहते थे। तो इस प्रकार से इसकी विशेषता है, केंद्र से लेकर गांव तक हमें यहाँ दिखाई देती है। इसी के साथ साथ हमें मौर्य प्रशासन में सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। सैन्य प्रशासन को चलाने के लिए 6 समितियाँ बनाई गई थी, और इसी प्रकार से ग्राम प्रशासन के लिए भी 6 समितियाँ बनाई गई थी, जिसमें 5 समितियाँ बनाई गई थी, जिसमें 6 सदस्य होते थे। तो हमें इसके बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार से हमारी जो मौर्य प्रशासन की ये प्रमुख विशेषताएं हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है नेक्स्ट। उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और, नहीं इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आया, अभी हमारा अथवा का है, अथवा का क्वेश्चन हमारे, क्या प्रारंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे, चर्चा कीजिए। क्या प्रारंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही हुआ करते थे, यह बताना है, इस पर चर्चा कीजिए।
तो इसका उत्तर हम प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे इसमें कि पौराणिक परंपराओं के अनुसार क्या कहा गया है। जैसे जो ब्राह्मणीय परंपराओं के अनुसार जो समाज था, समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। यहाँ पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहाँ पर ब्राह्मणीय परंपरा के अनुसार सभी वर्णों के अपने अपने कार्य और कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इन चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ ऊपर रखा गया ब्राह्मण को। ब्राह्मण का कार्य ये रखा गया था अध्ययन करना और अध्यापन कराना। ये कार्य जो था वो ब्राह्मण का कार्य था। और उसके बाद में फिर आता था क्षत्रिय। क्षत्रिय का जो कार्य पुराणों के परंपराओं के अनुसार ये कहा गया कि जो क्षत्रिय का कार्य होता था वह उसका कार्य युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना और ज्ञान करवाना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, ये सभी कार्य जो थे वह क्षत्रिय के कार्य होते थे। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर जो निर्धारण किया गया है कि क्षत्रिय का जो कार्य है वो रक्षा करने का कार्य होता था। उसका कार्य होता था कि लोगों की सुरक्षा करेगा। और वो जो कार्य किसका होता था, मुख्य रूप से ये कार्य राजा करता था। कौन करता था ये कार्य? राजा करता था। तो इस प्रकार से अगर ब्राह्मणीय परंपराओं के अनुसार हम बात करें तो यहाँ पर राजा ही निश्चित रूप से क्षत्रिय होना चाहिए। ऐसे वेद परंपराओं के अनुसार या ब्राह्मणीय परंपराओं के अनुसार हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था के अनुसार। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं जो कि जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी वो राजा रहे हैं। जैसे कि कहा गया, मौर्यों के बारे में कहा गया है कि जो मौर्य थे उनको ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार, ब्राह्मणीय परंपरा के अनुसार, ब्राह्मण शास्त्रों में उनको निम्न कुल का बताया गया है। निम्न कुल का बताया गया है मौर्यों को। लेकिन क्या कि देखते हैं कि मौर्य जो शासक रहे हैं कितने अपने चक्रवर्ती शासक रहे हैं। और चक्रवर्ती शासक रहने के साथ साथ इन्होंने अपने जो साम्राज्य का विस्तार किया है और लोगों के लिए कार्य भी इन्होंने अच्छे कार्य यहाँ पर किए हैं और एक अच्छे सफल शासक के रूप में अपने आप को उन्होंने सिद्ध किया है। तो और प्रजा का उनको सहयोग भी प्राप्त हुआ है। तो हम देखते हैं कि मौर्य जो थे उनका अच्छा यहाँ पर शासन रहा है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि जब मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया तो मौर्य साम्राज्य कमज़ोर हो गया। उसके स्थान पर फिर जो अन्य जो उसके मौर्य के उत्तराधिकारी राज्य जो आए हैं, शासक जो वंश आए हैं, उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर शक मिले हैं। इनसे पहले हम बात करते हैं शुंगों की बात करते हैं, कणों की बात करते हैं। शुंग आए हैं, कणव हैं और सातवाहन हैं। ये सभी शासक क्षत्रिय नहीं थे। ये वंश से इनको ब्राह्मण बताया गया, वर्ण से इनको ब्राह्मण बताया गया और ये अच्छे शासक के रूप में यहाँ पर इन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित किया है। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं कि कुछ विदेशी भी यहाँ पर आए हैं जिनको, जैसे कि मलेच, उनको मलेच कहा गया है। जो शक थे, शक, कुषाण, पार्थियन। तो इस प्रकार के यहाँ पर विदेशी आए हैं। तो इनको भी, हालांकि इनको डायरेक्ट क्षत्रिय की श्रेणी में नहीं रखा गया और इनको मलेच कहा गया, बर्बर कहा गया और अंतर्देशीय इनको कहा गया, लेकिन इनको शूद्र का दर्जा नहीं दिया गया। शूद्र का दर्जा इनको नहीं दिया गया, इनको भी द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय माना गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन ये था कि क्या आरंभिक राज्य में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होता था। तो ये हमें ब्राह्मणी परंपराओं के अतिरिक्त अन्य कहीं पर इस प्रकार का दिखाई नहीं देता। हर वह व्यक्ति राजा बन सकता था जिसके पास में संसाधन जुटाने की और समर्थन जुटाने की क्षमता हो। हम अंत में ये लिख सकते हैं कि हर वह व्यक्ति राजा बन सकता था जिसके पास में संसाधन एवं समर्थन जुटाने की क्षमता हो, वह व्यक्ति राजा बन सकता था। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणी नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ब्राह्मणीय नियम जो होते थे वो बंधु बांधवों को मिलकर रहने और सुख दुख का साथी मानते थे। यानी कि जो बंधु बांधव होते थे, बंधु बांधव ब्राह्मणी परंपरा के अनुसार किसको कहा गया कि ऐसे जो सुख दुख में साथी हों, यानी कि जिनके साथ में रक्त संबंध हो, परिवार का संबंध होता था और जो सुख दुख के साथी होते थे उनको बंधु बांधव कहा जाता था। दूसरी बात आती है विवाह संबंधी यहाँ पर नियम की बात, कि ब्राह्मणी परंपराओं के अनुसार यही था कि जैसे चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो यहाँ पर अपने वर्ण में ही विवाह करने की अनुमति ब्राह्मणी परंपराओं के अनुसार थी। लेकिन हमें कई इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय के विवाह संबंधी उदाहरण भी मिलते हैं। इस प्रकार से आप इसका एक सबसे पहले प्रस्तावना दे देंगे और उसके बाद में इसका आंसर आप लिखना शुरू करेंगे। आंसर के अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ पर हम पाएंगे कि जो बंधुत्व के बारे में लिखेंगे इस पहले कि बंधुत्व संबंधी जो नियम है उसमें क्या बताया गया कि जो परिवार होता है, परिवार जो होता है वह परिवार एक बड़ा समूह होता है जिसमें सभी लोगों को इसमें
लाया गया है। जो बंधु बांधव होते हैं उनको सबको परिवार की माना गया है। यानी कि इसमें क्या था, जैसे कि भाई बहन, चचेरे मौसे मासी, जितने भी सब लोग हैं, दादा दादी और चाचा चाची, और जितने परिवार जो था उसको एक परिवार यहाँ पर माना गया है, जिसके साथ में प्राकृतिक रूप से रक्त संबंध था। प्राकृतिक रूप से रक्त संबंध था, उसको एक परिवार का स्थान यहाँ पर दिया गया है। और ये माना गया है कि जो ये परिवार जो होता है ये सब क्या होता है, सुख और दुख के साथी होते हैं। ब्राह्मणी परंपराओं का, ब्राह्मणी नियमों के अनुसार ये मानते हैं कि सुख दुख में साथी होते हैं, रक्त संबंध होता है। लेकिन हमें इसकी भी यहाँ पर जो है दिखाई देता है कि ब्राह्मणी नियमों का पालन नहीं किया गया। कहाँ दिखाई देता है? महाभारत में दिखाई देता है। महाभारत में हम देखते हैं कि जो कौरव और पांडव थे वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार के थे और रक्त संबंध भी उनके में था, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर ब्राह्मणीय नियमों का पालन नहीं किया है और संपत्ति के लिए इनके अंदर युद्ध हुआ है और एक दूसरे की हत्या की गई हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो हमें दिखाया कि ब्राह्मणी नियमों का कोई पालन यहाँ पर नहीं हुआ। अब दूसरी बात हम यहाँ करते हैं विवाह संबंधी नियमों के बारे में। अलग अलग हेडिंग डालनी है, बंधुत्व संबंधी ब्राह्मणीय नियम और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियम। अब बात करते हैं विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियम, इसकी हेडिंग डालेंगे। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे कि जो सातवान थे, सातवान जो थे ब्राह्मण वर्ण से संबंधित थे और ब्राह्मण वर्ण से संबंधित होने के साथ के बाद भी उन्होंने क्षत्रिय मतलब जो क्षत्रिय के साथ में उनके वैवाहिक संबंध स्थापित उन्होंने किए। तो इसमें देखते हैं कि जो शक थे, शक शासक रुद्रदामन के परिवार से उनके विवाह संबंध स्थापित होते हुए दिखाई दिए हैं ब्राह्मणों के। ठीक है जी। वहीं हमें दूसरा जो उदाहरण दिखाई देता है भीम का। तो भीम ने जो शादी की थी हिडम्बा के साथ की थी, जो कि एक राक्षसी थी। तो यहाँ पर भी हमें ब्राह्मणी नियम का उल्लंघन होते हुए दिखाई देता है। और दूसरा जो विदुर का है, विदुर भी एक दासी का पुत्र था, तो यहाँ भी हमें ब्राह्मणी नियमों का उल्लंघन होते हुए दिखाई देता है। इसी प्रकार से हमें दिखाई जैसे मातंग है, जो मातंग नामक एक चंडाल था को एक वैश्य ने अपनी कन्या को दे दिया था, मतलब अपनी कन्या को उसको चांडाल को दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उस कन्या ने उस चांडाल को देख लिया था और ये कहा गया, ऐसा माना कि ये जो कन्या है ये भी अपवित्र हो गई, इसलिए मातंग नामक चंडाल को वह कन्या दे दी थी। अब यहाँ पर हमें कई ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें ब्राह्मणी नियमों का पालन नहीं होता। तो इसके हम अलग अलग हेडिंग बनाएंगे। एक बनाएंगे कि बंधुत्व संबंधी ब्राह्मणी नियम कौन से थे और विवाह संबंधी ब्राह्मणी नियम कौन से थे। तो बंधुत्व संबंधी ब्राह्मणी नियम में हम क्या कहेंगे कि परिवार है। परिवार किसको माना गया? परिवार माना गया जिसके अंदर रक्त संबंध हो, जो नैसर्गिक रक्त संबंध होते थे जिनके साथ में, उसको परिवार की संज्ञा दी गई है। जिसमें भाई बहन, जैसे भाई बहन में सभी आते, चचेरे और मौसेरे सभी लोगों को इसके अंतर्गत रखा जाता था। और यह कहा गया कि ये सभी क्या होंगे, सुख दुख में एक साथ रहेंगे, कोई भी इनमें हमें बदलाव नहीं दिखाई देगा। लेकिन महाभारत में हमें इन बंधु बांधवों के बीच में युद्ध होता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि कौरव और पांडवों के मध्य भूमि और सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष दिखाई दिया। भूमि और सत्ता को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें संघर्ष दिखाई दिया। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि ब्राह्मणी नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं किया जाता था। ठीक है जी, हमेशा अनुसरण नहीं किया जाता था। कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप हमें उदाहरण प्राप्त यहाँ पर होते हैं। दूसरा हम इसमें हेडिंग डालेंगे ब्राह्मणी यानी कि विवाह संबंधी ब्राह्मणी नियमों का। तो विवाह संबंधी ब्राह्मणी नियमों भी हम उदाहरण देंगे। सातवाहन का उदाहरण देंगे, शक का उदाहरण देंगे, ठीक है जी, भीम का उदाहरण देंगे और मातंग का उदाहरण देंगे। मातंग एक चंडाल था, उसका उदाहरण देंगे हम यहाँ पर, जिनका अन्य वर्ण में शादी हुई थी। तो इस प्रकार की ये जो चीज़ें हैं, ये उदाहरण जो हैं हमें यह बताते हैं कि हमेशा ब्राह्मणी नियमों का अनुसरण नहीं होता था। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणी नियमों का सर्वत्र अनुसरण होता था। तो हम निष्कर्ष में लिख देंगे कि उपरोक्त प्रश्नानुसार हमें विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें ब्राह्मणी नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। और फिर उसमें आप बता देंगे, एक तो परिवार के बारे में बता देंगे, बंधु बांधवों के महाभारत में जो कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था ये, और दूसरा फिर हम विवाह संबंधी बता देंगे, सातवाहन का बता देंगे, शक रुद्रदामन के साथ में जो विवाह हुआ था उसके बारे में बता देंगे, भीम के साथ में हिडम्बा का विवाह हुआ था उसके बारे में बता देंगे, और मातंग जो चंडाल था उसकी शादी के बारे में बता देंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन भी पूरा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे समझाइए। तो इसमें क्वेश्चन हमारा है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे समझाइए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर वही डालेंगे, उत्तर 6, ठीक है जी। और फिर सबसे पहले बताएंगे स्तूप का अर्थ क्या होता है। स्तूप का अर्थ, स्तूप का मतलब होता है टीला या ढेर, है ना। स्तूप का अर्थ होता है टीला या ढेर, ठीक है जी, हो गया।
सर्वप्रथम उल्लेख, अगली हेडिंग डालेंगे हम इसमें कि सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख कब किया गया। सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में अग्नि से उठी हुई ज्वालाएं, जो अग्नि से उठी हुई जो ज्वालाएं हैं उसको चिता के रूप में देखा गया और वहाँ से एक अवधारणा सामने आई। और हमें जो प्रसिद्ध, और फिर हम दूसरा हेडिंग डालेंगे इसमें कि प्रसिद्ध स्तूप कौन से हैं। प्रसिद्ध स्तूप हमारा है सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और अमरावती का स्तूप है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से हमने इसकी शुरुआत करते हैं। फिर क्या होता है कि इसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखते हैं पूरी, कि भाई जो स्तूप हैं वो क्यों और कैसे बनाए जाते हैं, तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हम देखते हैं कि जो स्तूप हैं वो किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और महात्मा बुद्ध से संबंधित उनकी वस्तुओं को, जो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी वस्तुएं थी, जो भी सामग्री थी, जो भी चीज़ें थी, जिन स्थानों पर उनको रखा गया है उन सभी स्थानों पर स्तूपों का निर्माण किया गया है। या महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो भी स्थल थे उन सभी स्थानों को, उन सभी स्थलों को पवित्र माना गया है और उन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण किया गया है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात, परिनिर्वाण मतलब उनकी जो मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात उनके अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उन सभी 8 स्थानों पर स्तूपों का निर्माण किया गया। ठीक है, और उन स्थलों को ही पवित्र स्थल माना गया। क्योंकि हम जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत देखते हैं तो सबसे पहले स्तूप कहाँ पर बनाए गए, जो पवित्र स्थल होते थे। पवित्र यानी कहीं पर कुछ विशेष प्रकार की पूजा होती थी या विशेष प्रकार की कहीं वनस्पति होती थी, विशेष प्रकार के जो स्थल होते थे उनको पवित्र माना जाता था। उन्हीं स्थानों पर स्तूप बनाए जाते थे, जिसको चैत्य कहा जाता है। चैत्य, चिता से चैत्य शब्द आया है जो कि ऋग्वेद से आया। तो ये होगा शुरुआत का। फिर हम देखते हैं कि जो स्तूप हैं और कैसे बनाए जाते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे हम स्तूप कैसे बनाए जाते हैं। तो इसमें आप दे देंगे स्तूप कैसे बनाए जाते थे, तो इसमें आपको चित्र बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक वेदी बनाएंगे। ठीक है जी, एक ये हो जाएगा चबूतरा, इसको बोलते हैं मेथी, इसको क्या बोलेगा, मेथी। फिर उसके बाद ऊपर बनाएंगे आप ये उल्टे कटोरे के आकार का है, इसको कहा गया अंड, अंड कहा गया इसको। और फिर उसके ऊपर एक वेदिका बनी होती थी, जो स्तूप बनता है इसके ऊपर एक वेदिका बनती थी। और वेदिका के ऊपर क्या होता है, एक यष्टि बनी होती है, यष्टि। ठीक है, हर्मिका, हर्मिका बनी होती है, हर्मिका, इसको बोलते हैं हर्मिका, हर्मिका। हर्मिका के ऊपर एक छत्र होता है, फिर छत्र टाइप का ऐसे छत्र बनी होती है, और इसको बोलते हैं यष्टि, यष्टि। और सबसे ऊपर होता है छत्र, छत्र। और फिर इसके दोनों साइड ऐसे चारों ओर मतलब एक रेलिंग बनी होती है, इसको वेदिका बोलते हैं, जिसको वेदिका बोलते हैं, वेदिका, वेदिका। और चारों तरफ ऐसे होता है। फिर इसमें क्या होता है, बीच में तोरण द्वार भी होते हैं। यहाँ पर तोरण चारों ओर, इसमें चारों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 तोरण द्वार भी बने हुए थे। और जो बीच का जो जगह बनती है इसको बोलते हैं, जो थी इसको परिदक्षिणा पथ, परिदक्षिणा पथ, पथ था। जो श्रद्धालुओं ने, जो बौद्ध धर्म से श्रद्धालु होते हैं, जो यात्री जाते हैं, वो इसकी चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये जो है एक आकृति बन जाती है, स्तूप की आकृति। स्तूप कैसे बनाए जाते हैं, और स्तूप के जब हम इसमें क्या करेंगे, स्तूप के अंग, एक हेडिंग डालेंगे, स्तूप के अंग। स्तूप के अंग कौन कौन से अंग होते हैं, स्तूप के जो अंग हैं कौन कौन से हैं, तो मेथी है, मेथी। ठीक है जी, मेथी है, वेदिका, वेदिका। फिर अंड, जो उल्टा ये है गुंबद के आकार का, उल्टा कटोरे के आकार की जो आकृति है, इसको अंड कहा गया। फिर हर्मिका होता है, इसके ऊपर हर्मिका लगी होती है, हर्मिका। हर्मिका के ऊपर एक छत्र की आकृति होती है, इसमें यष्टि, यष्टि और छत्र होते हैं। तो इस प्रकार से ये होते हैं स्तूप के अंग। और एक होता है प्रदक्षिणा पथ और तोरण द्वार, तोरण द्वार और प्रदक्षिणा पथ, ये इसके अंग होते हैं। तो आप इसके अंग लिख देंगे। स्तूप कैसे बनाए जाते हैं, ये हो गया। ठीक है जी, चित्र में बता दिया आपने कि स्तूप कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, स्तूप बनाने की प्रक्रिया, अगली हेडिंग डालेंगे आप, स्तूप बनाने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम दक्षिणापथ का निर्माण किया जाता है, सॉरी प्रदक्षिणापथ, प्रदक्षिण सबसे पहले प्रदक्षिणापथ का निर्माण किया जाता है। तत्पश्चात उसके चारों ओर वेदिका बनाई जाती है। फिर वेदिका के बीच में एक अंड का निर्माण किया जाता है, जिसमें बुद्ध से संबंधित वस्तुएं रखी जाती हैं। जो अंड था इसमें बुद्ध से संबंधित अस्थियों को या उससे संबंधित सामग्री को रखा जाता है। उसके पश्चात स्तूप ढक दिया जाता है और अंत में स्तूप के ऊपर एक छत्र बनाया जाता है, जिसमें हर्मिका, यष्टि और छत्र इसके अंग होते थे। ठीक है, इस प्रकार से स्तूप का निर्माण किया जाता है। फिर इसका निष्कर्ष दे देंगे कि निष्कर्ष ये है कि स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं और आज भारत में बहुत से स्तूप हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध स्तूप जो सांची का स्तूप है और अमरावती का स्तूप है। जो सांची का स्तूप है अपने स्थिति में दिखाई देता है,
जबकि अमरावती का स्तूप जो है अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं है। इस प्रकार से इसका अंत कर देंगे और इसमें बताएंगे एक दो लाइन और भी लिख सकते हैं, अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे और अंत कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रकार से हमारा ये प्रथम भाग हो चुका है और आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, इसके नोट्स बनाते हुए चलिए और पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको क्वेश्चंस तैयार करने में कोई परेशानी न हो। आप प्रत्येक क्वेश्चंस की एक की पॉइंट बना ली, की कॉपी तैयार कर लीजिए। उस कॉपी में क्या कीजिए, प्रत्येक क्वेश्चंस के की पॉइंट जो होते हैं वो बनाते चलिए, हेडिंग बनाते हुए चलिए, जिससे कि आपको आगामी जब भी आपकी निकट परीक्षा होगी उसमें आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रकार से हमारा प्रथम भाग हो चुका है। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट देंगे, फिर थर्ड पार्ट देंगे। आप तीनों पार्ट को देखिए और उनका अध्ययन कीजिए। इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। धन्यवाद।